हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। साथ ही आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, किसी भी तरह के आपकी यूनिट टेस्ट हो, हर एक सिचुएशन में आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए हम कोई ना कोई वीडियो लेकर आ ही जाते हैं। जैसे अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने हैं वाले हैं, तो अब पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आई हूँ पिछले 10 सालों के। तो देखिए क्या है, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का हमारा पद्य खंड अंतरा भाग 2 का पद्य खंड है। अध्याय है 6, बसंत आया तोड़ो। तो यहाँ 2 कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत थी, पढ़ी हुई है हमने। अब पिछले 10 सालों यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं, सभी कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी भी हो रही है आपकी फटाफट। तो देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है विषय वस्तु आधारित प्रश्न है, जहां पर हम कवि के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, रघुवीर सहाय के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये लगभग हर चैप्टर के लगभग पूछे जा रहे हैं, तो इनको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 और सन 2016 में। क्या है, जीवन परिचय हम दे रहे हैं। उनका जीवन रहा 1929 से लेकर 1990 ईस्वी तक। तो क्या है, देखिए, प्रगतिवाद तथा नई कविता के संवेदना को अपने काव्य में स्थान देने वाले कवि रघुवीर सहाय के बिना हिंदी कविता की दुनिया अधूरी रह जाती। आम आदमी को कविता में जीवित रखने वाले रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 9 दिसंबर 1929 में हुआ। वे मूलतः एक पत्रकार थे। उनके पेशे का उनकी कविता पर प्रभाव देखा जा सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA करने के बाद उन्होंने प्रतीक, दिनमान और कल्पना पत्रिका के सहायक संपादक के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। वे आकाशवाणी के हिंदी समाचार संपादक भी रहे तथा हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना का संपादन भी किया। रघुवीर सहाय दिनमान साहित्यिक पत्रिका के संपादक भी रहे। रघुवीर सहाय का निधन वर्ष 1990 में हो गया। तो देखिए उन्होंने कितनी सारी पत्रिकाएं लिखी और हमेशा उन्होंने क्या, आम जिंदगी को कविता से जोड़ा है। बहुत ही डाउन टू अर्थ जो कवि होते हैं उनमें से रहे हैं रघुवीर सहाय। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं देखिए। नई कविता के कवि डॉक्टर रघुवीर सहाय की कविताएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ओर से संपादित दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई। तो मतलब जो अज्ञेय जी हैं उनकी जो उन्होंने संपादन किया था इनकी कविताओं का। उनकी कविता में आत्मपरक अनुभव नहीं है, अपितु जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इसको समझिए, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को निकाल कर हमारे सामने नहीं रखा। मतलब होता है ना, बहुत से लोग होते हैं आत्ममंथन करते हैं, उनको उन पे आधारित कविताएं लिखते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर रघुवीर सहाय जी क्या है, उनकी कविताओं में साधारण लोगों के जीवन में क्या घटित होता है, वो क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या भावनाएं होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत करी है। तो क्या देखे हैं, वे व्यापक सामाजिक सद्भाव से को परख करते हैं। यानी कि जो सामाजिक, जो समाज के लोग हैं उनकी जो भावनाएं होती हैं उनके संदर्भ में उन्हें कविताएं लिखी हैं। अनुभव और बोध को कविता में अभिव्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि अखबार की खबर के पीछे दबी अनेक खबरें होती हैं, उनमें मानवीय पीड़ा छिपी रहती है। वे बहुत सीधी और सपाट भाषा लिखते हैं। तो इनकी जो हमने कविताएं दोनों पढ़ी हैं उसमें आप देखेंगे तो बहुत ही सरल भाषा में वो काम करते हैं। अब हम आते हैं सप्रसंग व्याख्या, यानी कि जो ये 2 कविताएं लिखी गई हैं हमारे सामने इस पाठ में प्रस्तुत की गई हैं, इसके कुछ अंश प्रस्तुत किए जाएंगे, उनका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो पहला जो काव्यांश आ रहा है ये हमसे पूछा गया सन 2019 और सन 2013 में। कविता है वसंत आया से। क्या है, जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु यानी अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। तो किस तरीके से वसंत आया, कविता ने बताया है कि कैसे सुबह सुबह जो है चिड़िया कूकी, जैसे कोई बड़ा भाई बुला रहा हो, गर्म हवा के झोंके चल रहे हैं, पीले पीले हुए पत्ते जब पैरों के नीचे चुरमुराए तो उन्हें एहसास हुआ कि वसंत आया।
कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खुली हुई हवा आई, फिरकी से आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना वसंत आया। तो किस तरीके से कवि जानते हैं वसंत आया, ये चीज बताई गई है। तो संदर्भ पहले लिखेंगे, रघुवीर सहाय द्वारा रचित प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के वसंत आया शीर्षक कविता से उद्धत है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत काव्यांश में कवि कह रहा है उन्हें वसंत आने की सूचना प्रकृति के विभिन्न अंगों में हो रहे परिवर्तनों से मिलती है। तो वसंत आने से पहले क्या होता है? पतझड़ का मौसम आता है, तो पेड़ों से जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है और बसंत आने पर क्या हुआ? ठंडी हवा के झोंकों के बीच एकदम गर्म हवा के झोंके भी आते हैं, है ना, पत्ते के गिर जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, सभी कुछ उन्होंने बताया है। इस कविता में उन्होंने आधुनिक मानव के प्रकृति से टूटते हुए रिश्तों एवं उनसे अपने स्वाभाविक संबंधों को भुलाए दिए जाने की बात करी। आजकल देखिए पुराने के समय के लोग क्या है ना, मौसम की तब्दीली के अनुसार से किस तरीके से ऋतु परिवर्तित हो रही है ये बता देते थे, लेकिन आज हमें क्या है, हमें कैलेंडर देख के अंदाजा होता है कि भाई ये ऋतु आ रही है ना। तो ये आधुनिक पद्धति के जो आधुनिक जीवन शैली है उसके ऊपर कवि ने एक तरीके से तंज किया है। कवि कह रहा है जैसे उसकी छोटी बहन कोयल के समान मधुर स्वर में उसे दा यानी कि बड़ी भाई कहती है, ठीक उसी प्रकार किसी बंगले के अशोक के वृक्ष पर कोई कोयल कूकती है, जिससे कवि को यह पता चला कि वसंत का आगमन हो गया है। वसंत की पूर्व शिशिर ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं। लाल बजरी वाली सड़क पर चलते हुए किसी ऊंचे छायादार या फल वाले वृक्ष के पीले पड़ चुके बड़े बड़े गिरे हुए पत्ते एक कवि के पांव के नीचे दबकर चरमर की आवाज करने लगे, जिससे उनको ये पता चला कि वसंत का आगमन हो गया है। प्रातःकालीन वसंत की हवा में बिल्कुल ताजगी भरी हुई थी। वह इतनी स्वच्छ थी मानो जैसे वह अभी गर्म पानी से नहाई हो। सुबह की ठंडी हवा के कुछ गर्म हो जाने से कवि को यह संदेश मिला कि शिशिर के शीत के स्थान पर वसंत का सुहाना मौसम आ गया। स्वच्छ एवं खिली हुई हवा की तुलना कवि ने लड़की या प्लास्टिक के जमीन पर गोल गोल घूमने वाले खिलौने यानी फिरकी से की है। यानी फिरकी देखो हवा के साथ कैसे ऐसे ऐसे घूमती है, जब हवा आती है तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है ना, तो उसी से उन्होंने फिरकी से घूमती हुई हवा की तुलना करी है। प्रकृति ने बसंत के आगमन से प्रकृति में घटित विभिन्न घटनाओं से हुए प्राकृतिक परिवर्तनों ने उन्हें बसंत के आगमन की सूचना दी। तो इन्होंने जहां तक एक खिलौने से हमें बताया कि हवा जैसे लकड़ी का होता है ना, लकड़ी और प्लास्टिक से बना फिरकी से उन्होंने ये चीज की तुलना करी, उसी तरीके से और भी प्रकृति से परिवर्तित, तो भौतिक जो था मतलब कि जो हाथ से बनाई गई चीज थी, अब प्राकृतिक परिवर्तन भी उन्होंने गर्म हवा के झोंके से बताया। उन्होंने उनके फुटपाथ पर चलते चलते ही उन्हें वसंत के आने की सूचना मिली। कवि कह रहा है कि प्रकृति हमें अपने नित्य कर्मों से अपने विषय में संदेश देती है। मनुष्य पर्व उत्सव के आयोजन से या वृक्षों पक्षियों तथा हवा के माध्यम से बसंत के आगमन की सूचना पाते हैं। यह प्रकृति है तथा स्वयं घटित होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक कवि का हृदय ही इन परिवर्तनों को जान पाता है, जबकि एक साधारण आदमी इन परिवर्तनों के प्रति संवेदनहीन ही बना रहता है। तो जो भावनात्मक हृदय वाले लोग होते हैं, संवेदनशील हृदय वाले होते हैं, वो प्रकृति के इन परिवर्तनों को महसूस कर पाते हैं, संवेदनहीन नहीं। तो यहाँ संवेदनहीन उन लोगों को बोला गया है जो अपनी रेगुलर की जिंदगी में पूरी तरीके से व्यस्त है, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में पूरी तरीके से व्यस्त हैं, उनके लिए बोला गया है। अब आते हैं दूसरा काव्यांश। ये हमसे पूछा गया सन 2014 में और ये कविता है तोड़ो से लिया गया। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो पृथ्वी को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है आधे आधे गाने। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पृथ्वी के माध्यम से उन्होंने अपने हृदय और बंजर और के माध्यम से उन्होंने ऊब को बताया। जिस तरीके से हम जो पृथ्वी होती है उसके अंदर से ऊपर से जो है पत्थरों को हटाते हैं, तोड़ कर हटाते हैं और उसको जो है उपजाऊ बनाते हैं, उसी तरीके से हमारे मन में भी बहुत सारी ऊब व्याप्त हो जाती है
और उस ऊब के कारण ही हम कोई भी कार्य करें तो हम आधे ही कर पाते हैं, उसे पूर्ण नहीं कर पाते। तो यहां पर उन्होंने बोला क्या है, उस ऊब को तोड़ो। तो देखिए क्या है यहां पर, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के तोड़ो कविता शीर्षक से उद्धत है। इस कविता में कवि रघुवीर सहाय ये नई कविता के समाजवादी विचारों से प्रभावित हैं। प्रसंग क्या है, कवि धरती तथा मानव मन की प्रवृत्ति की तुलना करते हुए दोनों में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कर रहा है। तो धरती क्या है, वो मानव मन की तरह उपजाऊ उन्होंने बताई है। देखिए नहीं, मन में ही बहुत सारी कल्पनाएं, भावनाएं, क्रियाएं होती हैं, तभी तो हम उन्हें कंप्लीट करते हैं, अपने कार्यों में लेके आते हैं। तो धरती भी ऐसी ही होती है, उपजाऊ होती है। क्या है देखिए इसमें व्याख्या, कवि कह रहा है कि जिस प्रकार नीरस और कठोर चट्टानों को तोड़ने पर बनी हुई ये समतल भूमि के रस स्रोत से जल लेकर दूब उगती है, यानी कि जब धरती को साफ कर दिया जाता है तो उसमें बहुत ही उपजाऊ घास उगने लगती है। नहीं तो ऐसे तो पृथ्वी पर पत्थर पड़े रहते तो कुछ नहीं उगता है, फिर उसमें दूब जो है वो उगनी शुरू होती। उसी प्रकार सामाजिक रूढ़ियों एवं झूठे बंधन रूपी चट्टानों को तोड़ने से मनुष्य अपने मन रूपी मैदान पर व्याप्त नीरसता से मुक्त हो सकता है। तो जो रूढ़िवादी चीजें हैं, परंपराएं हैं, उनको हम तोड़ दें तो हम बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। ये सामाजिक रूढ़ियां एवं बंधन उसे घुटन भरा संकुचित जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। इन रूढ़ियों एवं परंपराओं से व्याप्त मनुष्य नीरस होकर जीवन के वास्तविक सुखों से दूर कठोर चट्टानों के समान हो जाता है। उसके जीवन में कोई रस नहीं रह जाता। अपने मन में व्याप्त नीरसता के कारण मनुष्य आधे गाने ही गा सकता है या उसके गाने में पूर्णता नहीं होती है। वे आधे आधे से लगते हैं, जैसे कठोर चट्टान को तोड़ने से बनी समतल धरती को सरसता दूब उगती है। सॉरी वैसे ही सामाजिक बंधनों के तोड़ने से मन की नीरसता दूर होती है। तो क्या होता है, जो हम पृथ्वी होती है, कोई भी पृथ्वी, उसके ऊपर बहुत सारी चट्टानें और हैं, बहुत गंदगी है, तो उसमें कोई चीज़ उपजाऊ नहीं हो सकती। तो उसको तोड़ा, तो हटाकर जब उसको समतल किया तो उसमें जो पृथ्वी का जो जल होता है उससे जो है घास उत्पन्न होती है। उसी प्रकार हमारे मन में क्या होता है, जो ये रूढ़िवादी परंपराएं, अंधविश्वास जो व्याप्त रहते हैं, जब हम इनको अपने आप से दूर कर देते हैं तब हमारा मन क्या हो जाता है, वो क्रिएटिव हो जाता है। तब उसमें नई नई चीज़ें होने लगती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। वैसे ही सामाजिक बंधनों को तोड़ने से मन की नीरसता दूर होती है तथा मनुष्य आधे अधूरे नहीं पूरे गाने गाता है, वह सरसता को पा लेता है। तो इस तरीके से वो संपूर्ण कार्य कर पाता है। अब आते हैं हम तीसरे काव्यांश पे। ये काव्यांश हमसे 2021 और 22 में पूछा गया है और इस काव्यांश पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि काव्यांश है और इस पर आधारित हमारे सामने 6 प्रश्न रखे गए हैं जो बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन है। सन 2021 में जो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ था उसमें ये प्रश्न आए थे। तो देखिए क्या है, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, वे झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो अभी जो हमने काव्यांश पढ़ा जिसकी सप्रसंग व्याख्या करी, उसी का अब हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, सुनते हैं मिट्टी में रस है। यहाँ मिट्टी में रस से कवि का क्या अभिप्राय, मिट्टी में रस का कवि का क्या अभिप्राय है, वह है धरती में उर्वरता है, यानी कि उपजाऊ है धरती, ये चीज उन्होंने बताई है। नेक्स्ट है, कवि के अनुसार सृजन में सबसे बड़ी बाधा क्या है। कोई भी चीज अगर हम करना चाहते, क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उसमें बाधा क्या है, वो है मन की नीरसता, यानी कि हमारा मन करने के लिए नहीं करता। अरे यार छोड़ो, शुरू तो कर दिया लेकिन उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता, तो वो होती है मन की नीरसता। नेक्स्ट है, कवि किसे तोड़ने का आह्वान कर रहा है, किसको कर रहा है, झूठे बंधनों को तोड़ने का, अर्थात जो रूढ़िवादी परंपराएं और अंधविश्वास है इनको तोड़ने और हटाने की बात कर रहा है। मनुष्य की नीरसता के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है, झूठे रिश्तों के कारण। नीरसता क्यों आ रही है, क्योंकि झूठे रिश्ते हैं, उनके कारण नीरसता आ रही है। आधे आधे गाने से आश्रय क्या है, वो है जीवन का अधूरापन, मतलब कोई भी चीज है जो हम कंप्लीट नहीं कर पाते, कोई भी काम हम शुरू करेंगे तो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसे आधे आधे गाने कहा गया है।
प्रस्तुत कविता के अनुसार मनुष्य के मन की तुलना किससे की गई है? मनुष्य के मन की तुलना किससे की गई है? बंजर भूमि से की गई, तभी तो उसमें चट्टाने तोड़ने की बात की गई है। तो क्या है ये? बंजर भूमि। अब हम आ रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न पर, ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं उन पर है। यहाँ पर 2 प्रश्न हैं जो अलग अलग सालों में प्रस्तुत हैं। देखिए क्या है। वसंत आया कविता के आधार पर मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में आ रहे बदलाव पर टिप्पणी कीजिए। ये हमसे पूछा गया है सन 2015 में। फिर आते हैं वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य लिखते हुए स्पष्ट कीजिए कि इस कविता में कवि की चिंता क्या है। ये हमसे पूछा गया सन 2015 और सन 2013 में। क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं, लेकिन अर्थ, इसका आंसर जो है वो एक ही निकलेगा। क्या है देखिए। वसंत आया कविता में कवि ने आज के मनुष्य की जीवन शैली पर करारा व्यंग किया है। आज व्यक्ति की जीवन शैली इतनी संवेदनहीन हो गई है कि उसका प्रकृति से बिल्कुल नाता टूट गया है। कवि की चिंता है कि जीवन की व्यस्तता और धनोपार्जन की अंधी दौड़ ने मनुष्य को प्रकृति से दूर कर दिया है। यही चीज उन्होंने कविता में हमें बताने की कोशिश करी है कि हम जो है प्राकृतिक जो बदलाव है उनको हम महसूस ही नहीं कर पाते। हम क्या आधुनिक शैली में इतने ज्यादा रम चुके हैं। अपने आसपास हो रहे प्रकृति के परिवर्तनों से वह अनजान होता जा रहा है। त्योहारों का आना उसे मौसम का बदलाव नहीं बल्कि कैलेंडर की तारीख या दफ्तर की छुट्टी बताती है। हमने बताया था कि जो है मौसम बदल रहा है, ये चीज हम कैसे जानते हैं? हम कैलेंडर देख के जानते हैं कि भाई फला दिन ये फला छुट्टी है तो ये काम होना। बसंत पंचमी आ रही तो मतलब बसंत ऋतु शुरू होने वाली है। बसंत ऋतु जब शुरू हुई उसकी 5वीं तारीख को बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो ये कैलेंडर देख के हम जानते हैं कि बसंत शुरू हो गया है। त्योहारों का उन्हें आना उसे मौसम का बदलाव नहीं बल्कि कैलेंडर की तारीख या दफ्तर की छुट्टी बताती है। यह व्यस्तता उसे यंत्र मानव के रूप में ढालती जा रही है, यानी कि मशीनी इंसान। उसे संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। प्रश्न संख्या 2 है वसंत आया शीर्षक कविता के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। तो पूरी कविता ये बता रहा है क्योंकि उन्हें जो है मौसम के बदलाव पहले महसूस होते थे, अब क्या है वो देखकर किससे जानते हैं कि कैलेंडर में क्या, कैलेंडर में छुट्टी कब है, इस चीज को उन्होंने बताया। तो पूरी तरीके से आधुनिकरण के ऊपर इन्होंने व्यंग किया है। ये प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया है। क्या है? वसंत आया शीर्षक कविता में कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट गया है। शहरीकरण की प्रक्रिया, जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण वनों का क्षय, आधुनिक एक भौतिकवादी विचारधारा, वैज्ञानिक यंत्रों से प्रदत्त कृत्रिम दैनिक चर्या, 4 दीवारियों में सिमटती हुई मानवीय जिंदगी, इन्हें उसकी प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों से बसंत की सूचना पाने की संवेदना को खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर बताया हमारा जीवन देखिए क्या है, हम लोग टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इन सब में पूरा दिन, तो हम क्या है आधुनिक तो हो गए हैं लेकिन हमारे अंदर की संवेदनाएं खत्म हो गई। हम परिवर्तनों को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। प्रकृति हमें बहुत सारे संकेत देती है और उनको हम कहीं पर भी समझ नहीं पाते हैं। कैलेंडर की तारीखों से एवं कार्यालयों में वसंत के आगमन के कारण हुए अवकाश से लोगों को पता चलता है कि वसंत आ गया। यह सच ही एक विडंबना है और यही आधुनिक जीवन शैली पर एक व्यंग है। तो यहाँ पर जीवन शैली पर व्यंग दिखाया है किस तरीके से, इस कविता के माध्यम से। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। हमारे पास काव्यांश है, 2 काव्यांश अलग अलग सालों में पूछे गए हैं और हमने एक साथ मर्ज करके इसका सप्रसंग व्याख्या करी है। तो पहला जो काव्यांश है, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते कोई, 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। तो ये काव्यांश हमसे पूछा गया सन 2019, 16 और 13 में। तो किस तरीके से बसंत आ रहा है, कवि को ये चीज पता चली जब पीले पत्ते उनके पैर के नीचे चुरमुराए और सुबह की ठंडी हवा में धीरे धीरे गर्म हवा का मिलना उन्हें ये चीज बता रहा था। दूसरा है कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खुली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। ये हमसे 2018 और 15 में पूछा गया है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। भाव पक्ष है, मनुष्य की व्यस्त दिनचर्या के कारण उसके प्रकृति से बढ़ती दूरी पर व्यंग किया गया है।
ये पूरी कविता में ही व्यंग्य है, इन पंक्तियों में नहीं, पूरी पंक्तियों में ही व्यंग्य है ये चीज का। आधुनिक व्यस्त दिनचर्या के फलस्वरूप मनुष्य प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद नहीं उठा पाता। कविता में इसी भाव को प्रकट किया गया है, इसी चीज को यहां पर बताया गया है। अब इसका कला पक्ष देखिए। इस काव्यांश में कवि ने सहज तथा सरल शब्दों का प्रयोग किया है। कविता को अधिक यथार्थ बनाने के लिए पियराए, फिरकी जैसे देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये देशज शब्द हैं जिनका प्रयोग करने के लिए बहुत मतलब कि लोग इनसे जुड़ सकें, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुक्तक काव्य में चित्रात्मकता को महत्व दिया गया। अब मुक्तक काव्य है, इसमें छंद नहीं है, कहीं पे भी आप देख रहे हो छंद मुक्त है। और दूसरा जो शैली प्रस्तुत करी गई वो हमारे सामने एक चित्र को प्रस्तुत करती है कि अशोक का वृक्ष है, कवि टहल रहे हैं, पैरों के नीचे पत्ते हैं जो उनके चरमरा रहे हैं, हवा आ रही है, तो एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। काव्यांश तुकांत रहित छंद मुक्त रचना है, व्यंजनात्मक शैली है और रचना में प्रसाद गुण है। तो ये सारी चीजें हमने बता दी, ये इसका क्या हो गया, कला पक्ष हो गया। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहां पर क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ के उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जो काव्यांश आया है ये हमसे पूछा गया सन 2013 में। क्या है, और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। तो यहाँ पर कवि को पता था कि वसंत के आगमन पर क्या क्या होता है। जो है वो क्या कहते हैं, ढाक के जंगल जो है वो जल महकने लगते हैं, आम की बौरें आ जाती हैं, रस गंध से सारे जो है पेड़ लद जाते हैं और विदेश से आने वाले पक्षी यहाँ पर आ जाते हैं। और जितने भी नंदनवन या शशिवन यानी कि नंदनवन जितने भी जंगल है वो सभी फले फूलेंगे और इन पर जो है भौरे और कोयल जो है मदमस्त होकर अपना अपना गान करने का अभ्यास करेंगे। अब इसका काव्य सौंदर्य में पहला भाव पक्ष देखिए क्या है। कवि ने मनुष्य की व्यस्त दिनचर्या के कारण प्रकृति से उसकी बढ़ती दूरी पर व्यंग्य किया है। दूसरा, आधुनिक मनुष्य प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद उठाने से वंचित है, काव्यांश में प्रसाद गुण है। तो ये हमारा भाव पक्ष हो गया। अब आ जाते हैं कला पक्ष में। कला पक्ष मतलब पूरा लगभग एक ही कविता का एक ही रहता है। तो क्या है, काव्यांश में खड़ी बोली के शब्दों के साथ क्षेत्रीय देशज भाषाओं का शब्दों का प्रयोग किया गया है। सुंदर बिंबों का प्रयोग है। बिंब मतलब जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, नासिका बिंब है, सभी चीजों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। दहर दहर और दहर दहके में अनुप्रास अलंकार है एवं पिक भौरे में मानवीय एक करण अलंकार है। व्यंजनात्मक शैली है। काव्यांश तुक रहित छंद मुक्त रचना है। तो मतलब आप पूरी कविता में ही छंद मुक्त और व्यंजनात्मक शैली देखेंगे और प्रसाद गुण है इसमें। तो इस तरीके से इस पाठ में पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्नों को बताया। बहुत ध्यान से काव्य सौंदर्यों को आप ध्यान से देखिए, संदर्भ प्रसंग को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये प्रश्न आपसे कॉन्स्टेंटली हर चैप्टर किसी न किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इन्हें बहुत सावधानी से हम कर रहे हैं, तो उन्हें करते चलिए। अभी और आगे चैप्टर हैं, उन्हें भी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।